दोस्तों, प्यार की सरहदों के 81वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। अपने उलझनों में उलझी अमृता पुलिस स्टेशन पहुंच गई। सुमित के लगाए इल्जाम में उसे बताए जा रहे थे और सवाल पूछे जा रहे थे। वो जानती थी कि कानून शायद कुशल को अपने पास रखने का कोई अधिकार नहीं है। वो उसे अपने बच्चे को उस इंसान के हवाले कैसे कर दे जिसने उसे अर्धमर्री हालात में घर से बाहर निकाल दिया था, बिना ये सोचे वो जिंदा रहेगा भी या नहीं। उसने तो तभी उसे मार दिया था। उसे नई जिंदगी अमृता ने दी तो उसका बच्चा था। बेशक शायद यहाँ उसे अपनी हार दिख रही थी, पर बिना लड़े हार कैसे स्वीकार कर सकती है। बात सिर्फ उसकी होती तो पढ़ सकती थी कमजोर, लेकिन कुशल भी तो नहीं जी पाएगा उसके बिना। और फिर एक घर पर एक सौतेली माँ भी मिलेगी जो पता नहीं उसे स्वीकार करेगी या नहीं। बाप तो पहले ही मतलबी है। पहले उसे लगा कि बच्चे पैदा कर लेगा तो मुड़कर देखा भी नहीं कि कुशल जिंदा है या मर गया। और अब जब बेटा पैदा नहीं हुआ तो उसकी याद आ गई, और वो उसके वंश का चिराग है। ऐसे मतलबी इंसान से कैसे हार मान सकती थी। अमृता अपने विचारों में खोई थी और पुलिस इंचार्ज उससे सवाल जारी कर रहे थे। जवाब दीजिए मैडम। उसके कड़क आवाज में अमृता होश में आई और उसकी तरफ देखा। ये जनाब जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? झूठ है, एकदम सरासर झूठ है। अमृता ने दृढ़ता से जवाब दिया। मैं झूठ बोल रहा हूं या तुम झूठ बोल रही हो? इंस्पेक्टर साहब, इनसे जरा कहें कि तमीज से बात करें। अमृता ने कहा तो अमित गुस्से में उसकी ओर बढ़ा, पर ऑफिसर ने उसे रोकते हुए कहा, आप चुपचाप प्लीज बैठ जाइए। तो मिसेज चौधरी, आपका कहना है कि ये गलत बोल रहा है? जी। पर क्यों? ऐसा झूठा आरोप आप पर क्यों लगाएंगे? हाउ कैन आई टेल दिस? इनसे पूछिए या आप खुद पता लगाइए। इन शॉर्ट आप कहना चाहती है कि झूठ बोल रहे हैं और आप इन्हें नहीं जानती? जी बिल्कुल सही कह रही हूं। मैं नहीं जानती इसे। जानना तो दूर, इसकी शक्ल भी पहली बार देख रही हूं। अमृता ने कहा। पर यह तो कह रहे हैं कि आप इनकी पत्नी हैं। इस सवाल पर अमृता मुस्कुरा कर बोली, कहने के तो मैं भी कह सकती हूं कि ताजमहल मेरी प्रॉपर्टी है। आप मान लेंगे? बहुत अच्छे से झूठ बोलना सीख गई हो। भूल गई हो कि शायद याद दिला दूं क्या? कहकर सुमित ने मुस्कुराते हुए कहा, वो प्यार भरे लंबे हसीन रातें जो हमने साथ गुजारी। इंस्पेक्टर, पूछताछ के लिए बुलाया है आपने, अपमान के लिए नहीं। समीर चिल्लाया। अमृता की मुट्ठियां कस गई। खुद को जब्त करने के लिए उसकी गर्दन की नसें तन गई थी। रूह ने उसकी हथेली कसकर थाम ली। इंस्पेक्टर साहब, हो ना हो इसे बरगलाया गया हो या पैसों का लालच दिया गया है जिससे ये ऐसा बोल रही है। मुझे ऐसा कोई शिकायत नहीं। अगर ये मुझसे दूर जाकर खुश है तो रह ले, बस मुझे मेरा बच्चा लौटा दे, मैं चला जाऊंगा। सुमित के सुर एकदम से बदल गए थे। किसी को भी उसके देखकर तरस आ जाता, पर अमृता उसे अच्छी तरह जानती थी। अक्सर तो इसी तरह के जांसों में फंसा लेता था उसे। उसने एक नजर उसे देखा और फिर बोली, इनका कहना हो कि मैं इनकी पत्नी हूं, पर इनके बच्चे को लेकर भागी। तो जरा इनसे पूछिए कि कब हुई थी हमारी शादी और कब मैं भागी हूं, क्यों भागी हूं मैं, और किस वक्त भागी, कैसे भागी हूं। हमारी शादी हमारी शादी लगभग 7 साल हो गए होंगे। और तारीख बताइए, शादी की भी और मेरे भागने की भी। बहुत महत्वपूर्ण तारीख है ये, याद होने चाहिए। और साथ ही ये भी बताइए कि जिसे अपना बेटा कह रहे हैं वो कितने साल और कितने महीने का है और कौन सी क्लास में पढ़ता है। अमृता ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो तारीख शायद अक्टूबर की 20 थी। नहीं नहीं, 4 थी, दिवाली के आसपास। अमित लड़खड़ा सा गया, जिस पर अमृता मुस्कुराकर उठते हुए बोली, देख लीजिए, सच और झूठ सामने है। मैं इस आदमी को नहीं जानती। दैट्स इट। आपके सवालों के जवाब मैंने दे दिए। अब मैं इजाजत चाहूंगी। कहकर वो आगे बढ़ गई। रू और गौरव ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराकर वो भी उठ गए। ये क्या हो रहा है? ये जा क्यों रही है? अमित बौखलाया सा बोला, मिसेस चौधरी, आपको जाने की परमिशन नहीं दी है। मैंने मांगी ही कब? आपके सवालों के जवाब मैं दे चुकी हूं और अब यहां रुकने का कोई औचित्य नहीं है। सभी के जवाब नहीं मिले हैं। इतने पागल नहीं कि किसी के कहने मात्र से ही हम कार्रवाई कर दें। ये फोटो देखिए, आप दोनों की शादी के जोड़े में। ये बच्चे की जन्म की डिटेल है, बर्थ सर्टिफिकेट है। ये सब इनके पास कैसे आई, जबकि आप तो इन्हें जानती भी नहीं। अमृता जानती थी कि यह दाव भारी रहेगा अमित पर अंतिम समय पर वो हार नहीं मान सकती थी। उसने मुड़कर देखा और बोली, मुझे क्या मालूम, हो सकता है कि ये सबूत पैदा किए गए हों। आज के समय में कोई मुश्किल काम नहीं है। मान लिया, पर ये आप ही इतने झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं? अगेन वही बात। मैं कैसे बता सकती हूं कि ये दूसरी बात, मेरे खिलाफ कोई वारंट इशू नहीं हुआ जो आप मुझे तब तक चाहे इंटरोगेट करें। आपने पूछताछ के लिए सहयोग मांगा था, मैंने किया। अब मैं चलती हूं। कहकर मुड़ी ही थी कि राजवीर वहां पर आ गया। अमृता ने उसे देखा तो एक पल उसकी सांसें सूख गई और उसने किसे खबर किया वो यहां पर क्यों आया। दिमाग सुन पड़ गया था उसका।
वहीं पर राजवीर ने एक नजर उसे देखा, फिर अंदर अमित को और बोला, सॉरी जान, जरा लेट हो गया। अमृता कुछ बोल नहीं पा रही थी। एक तो राजवीर को देखकर उसकी हिम्मत बिखर रही थी, उस पर राजवीर को लेकर घबराहट होने लगी वो अलग। राजवीर ने उसे देखा, फिर उसकी कलाई पकड़कर आगे बढ़ने को हुआ। एकदम से अमृता के मुंह से आह निकली तो राजवीर का ध्यान उसकी ओर चला गया। राजवीर ने उसकी कलाई पर नजर डाली, वहां उंगलियों के नीले के निशान उभर आए थे, चोड़ी टूटकर जख्म भी दे गई थी शायद। राजवीर की नजर अमित की तरफ उठ गई और जबड़े कस गई। चलिए राजवीर, यहाँ काम खत्म हो गया, अमृता ने कहा तो राजवीर ने उसके घबराए चेहरे पर नजर डाली और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां मजबूती से उलझाकर अंदर आ गया और बोला, जान सकता हूं कि किस वजह से मेरी पत्नी को यहां बुलाया गया? राजवीर ने पूछा तो ऑफिसर ने कुर्सी की तरफ इशारा करके कहा, बैठिए, बताता हूं। आपकी पत्नी तो ठीक से बात भी नहीं कर रही, यही तो खासियत है इसकी, 2 शब्दों में बात खत्म कर देती है। राजवीर अमृता की तरफ देखकर मुस्कुरा कर बोला, पर अमृता तो बहुत बुरी तरह तनाव में थी। उस पर जब ऑफिसर ने बात बताना शुरू किया तो उसकी धड़कनें तेज हो गई, पूरे बदन में कंपन शुरू हो गई। किस तरह खुद के नियंत्रण करने की कोशिश करने में लगी थी। राजवीर ने उसकी हथेली थाम रखी थी, उसकी स्थिति पूरी तरह से समझ आ रही थी उसे, और उसके लिए खुद पर संयम रखना बहुत मुश्किल हो रहा था। किसी तरह जब्त किए हुए पूरी बात सुन रहा था, और वहीं हर बात पर के साथ अमृता की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसके बीच बीच में अमित की चुपती बातें, वो अंदर तक भेद रही थी उसे, पर उसकी गंदी सी नजर पहले तो किसी तरह सह लिया था उसने, पर अब राजवीर के सामने यूं लग रहा था जैसे जल रही हो, और उसे और अमृता मूर्ति की तरह बैठी रही, उसकी नजर भी नहीं उठ पा रही थी। राजवीर ने पूरी बात सुनने के बाद शांत स्वर में कहा, मेरी वाइफ ने पूरा सच नहीं कहा, ये जानती है इस आदमी को। राजवीर की बात सुनकर अमृता की नजर हैरानी से उसकी तरफ उठ गई। वहीं राजवीर बिना किसी भाव के आगे बोला, मैं भी जानता हूं, आप जानते हैं इन्हें, तो क्या ये जो कह रहे हैं वो सही है? इतनी जल्दी भी क्या है? निर्णय तक पहुंचने की पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं जानता हूं इसे, काफी समय से मेरी वाइफ को स्टॉक कर रहा है, अलग अलग नंबर से उसे फोन करके परेशान कर रहा है। जब दाल नहीं गली तो इस तरह से मेरी वाइफ को बदनाम करने चला आया, बेबुनियाद इल्जाम लगाकर। हम इज्जतदार लोग हैं और हमारे घर पुलिस का आना बदनामी का सबब बन जाता है, पर कोई किसी और के बच्चे पर अपना दावा क्यों ठोकेगा? आपकी बात मान ली और आपके बच्चे को इनका अपना बच्चा कहना समझ नहीं आया। जिद, जुनून, कुछ भी कह सकते हैं। जब अपने मन का नहीं होता तो बदले की चाह में भी कुछ भी कर जाते हैं लोग। मुझे घर पहुंचकर पता चला तो घर में मौजूद था। आपके तसल्ली के लिए अपने सच्चाई का सबूत लेकर आया हूं, पहले उन्हें देख लीजिए। राजर ने एक फाइल उसके आगे रखी, उसमें से एक एक करके पेपर्स दिखाते हुए बोला, ये हमारी मैरिज सर्टिफिकेट, पुणे में कोर्ट मैरिज की थी हमने, ये वहीं के हॉस्पिटल का, और मेरी वाइफ की पूरी प्रेगनेंसी टाइम से लेकर मेरे बेटे के जन्म से लेकर ट्रीटमेंट के पेपर्स, ये मेरे बेटे का बर्थ सर्टिफिकेट, और बाकी और भी होंगे, अभी फिलहाल इतना ही मिला। पर अभी अभी आपकी वाइफ ने कहा कि यह सबूत बनाना कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है कि आपने भी बनाया हो इसे, हम कैसे यकीन करें ये सच है? राजर ने देखा और मुस्कुरा कर बोला, फोन नंबर लिखे हैं, चाहे तो पता कर लीजिए, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे हम दोनों, वहां भी फोन करके पता कर सकते हैं। हमें प्यार हुआ और हम एक दूसरे के हो गई, ये माँ बनने वाली थी, इस वजह से हमें पढ़ाई बीच में छोड़ दी इन्होंने, चाहे तो सब पता कर लीजिए, यहीं बैठे हैं हम। राजा ने बड़ी सहजता से बात कह दी। वहीं अमृता के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। राजर ये सब क्या बोल रहा है और ये सब सबूत कहां से मिले उसे? अमृता की भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। ये सब झूठ बोल रहा है, ये मेरी पत्नी और बच्चा भी मेरा है, अमित ने कहा तो राजर ने उस पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो फिर से शांति से बोला, अच्छा ऐसा है तो दोनों मेरे पास क्यों है? क्योंकि क्योंकि इसका चरित्र ही ऐसा है, एक के साथ रह नहीं सकती है, जिसका फायदा दिखता है वहीं चली जाती है। पहले मुझे फंसाया और अब मुझसे ज्यादा पैसे वाला दिख गया तो उसे। राजवीर के जबड़े कस गए, वो खुद को शांत करके बोला, अच्छा फिर वो बच्चा तो इसका भी है ना? माँ अपने बच्चे को लेकर कैसे भाग सकती है, मतलब चुरा कर कैसे भाग सकती है? वो इसका बच्चा नहीं है, वो मेरी पहली पत्नी का बेटा है, और जिसे ये लेकर भाग आई। कितनी कहानियां गढ़ोगे, एक मिनट अभी तुम्हारे सच सामने आ जाता है। क्या अगर राजवीर ने समीर की तरफ देखा। समीर ने ध्रुवी को वीडियो कॉल लगाया और कुशल से बात करवाने के लिए कहा। कुशल फोन के सामने आया। हेलो पापा। राजवीर ने ऑफिसर की तरफ स्क्रीन घुमाया और फिर खुद की तरफ करके बोला, हाँ बेटा बोलो, आप कहाँ हैं और मम्मा कहाँ है? कल मेरा एग्जाम है, मैंने पढ़ाई भी नहीं की, बुआ के साथ बैठ कर बात कर लीजिए। कह रहा हूं कि मम्मा के जैसे नहीं पढ़ाती वो। अच्छा एक बात बताओ, इनको पहचानते हो? कहकर समीर की ओर स्क्रीन कर दी। ये तो समीर अंकल है।
समीर मुस्कुरा दिया, फिर रू की नजर आई। अरे मासी, आप भी वहीं पर है। वंश तो सो भी गया खेल खेल के। कोई बात नहीं, उसका ध्यान रखना। तभी स्क्रीन अमित की तरफ घुमा दी। ये अंकल कौन है? मैंने तो कभी नहीं देखा। अच्छा पापा, जल्दी आइए ना, आई मिस यू। मी टू, बस अभी आया, कहकर राजीव ने फोन रख दिया और बोला, अब भी शक तो चाहे डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। जिसे अपना बेटा कह रहा है वो आदमी, वो तो इसको पहचानता तक नहीं। हाँ, क्योंकि उसने कभी देखा नहीं मुझे। उसको जन्म देते ही मेरी बीवी मर गई, फिर सौतेली माँ न मिले, इसके लिए उसी की बहन यानी इससे शादी कर ली मैंने। कुछ ही महीनों बाद ये उसे लेकर भाग गई। राजीव हंसा और बोला, एक और कहानी पूछी तो फिर पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की, और अब इतने सालों बाद कैसे याद आ गई? वो मैं अमित अब खुद को नाकाम होता देखकर अमृता की बाह पकड़ ली और बोला, क्यों तंग कर रही हो? मैं माफ करता हूं तुम्हें, चलो वापस। इससे ज्यादा खुश रखूंगा, चलो। अमृता उसे छूटने के लिए उसका हाथ हटाने की कोशिश करने लगी, पर एक ही हाथ से उसे दूर नहीं कर पा रही थी। अमित की उंगलियों के दबाव ने उसकी बाह में दर्द हो रहा था, पर उससे ज्यादा उसके छूने से अमृता का मन जल रहा था। और राजू ने उसका हाथ छोड़ दिया तो दोनों हाथों से उसे दूर कर दिया और उसके गाल पर तमाचा भी जड़ दिया, जिससे तिलमिलाकर अमित ने उसका गला पकड़ लिया और बोला, साले बहुत हाथ चलते हैं तेरे, औकात भूल गई है। राजर की मुठ्ठियां कस गई, पर किसी तरह खुद को शांत रखा और समीर से भी बैठे रहने को बोला। इंचार्ज के इशारे पर हवलदार ने अमित को पकड़ लिया, पर उसके पास वो अनाप शनाप बोलता रहा। अमृता की सांस अटक गई थी, पर उसके बाद उससे भी ज्यादा चुप रहे थे, और न चाहते हुए भी उसकी आंख डबडबा गई। राजवीर ने उसे देखा। अमृता गर्दन झुकाए बैठी थी, शायद समझ चुकी थी कि राजवीर को सब याद है और वो उसके बारे में सब जानता है, और इसलिए सबूत सबूत जमा कर लिए थे उसने। उसका दिमाग ब्लैंक हो चुका था, कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। उसकी हथेली घुटने पर रखी थी और जहां उसने अपनी साड़ी मुट्ठी में कसी रखी थी, राजवीर ने उसकी हथेली पर अपने हाथ रखा और आंसू की एक बूंद उस पर जाकर गिर गई। राजवीर को लगा मानो उसकी चमड़ी जल गई हो, पर खुद को शांत रखकर उसने सामने देखते हुए कहा, अब तो यकीन हो गया होगा कि ये क्या और अपनी सनक के चलते मेरे घर की शांति भंग कर रहा है। जी मिस्टर चौधरी, और सॉरी आपको परेशानी हुई, एंड मिसेज चौधरी प्लीज फॉरगिव अस। आप लोग जा सकते हैं और इन्हें जरा अंदर डालो। जब डंडे पड़ेंगे ना, तब समझ आएगा कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश का क्या नतीजा होता है। कांस्टेबल अमित को लेकर जाने लगे। वो छूटने की कोशिश में अपनी बातें कही जा रहा था। एक मिनट रुकी, राजवीर की आवाज गूंजी तो वो लोग रुक गए। राजवीर ने एक नजर अमृता को देखा और अपना कोट निकालकर समीर को थमाया, फिर अपने शर्ट की आस्तीन ऊपर करते हुए बोला, एक मिनट रुकी, जरा कुछ बताना था उसे। कहकर अमित के पास आया और उसे घूरते हुए उसके मुंह पर घूसा जड़ दिया। मिस्टर चौधरी, आप इंचार्ज अपनी बात पूरी कर पाते उससे ही पहले समीर ने एक नोटों की गड्डी उसके सामने रख दी। ये कम है, कहते हुए समीर ने दो और गड्डी रख दी। ये भी तो कम है तो और मिलेगा। समीर की बातें सुनकर वो मुस्कुराया और कांस्टेबल ने इशारा किया तो वो वहां से हट गई। तभी राजवीर की कड़क आवाज गूंजी, अब मेरी कंप्लेन दर्ज करें। मेरी पत्नी का पीछा करना, उसके बारे में लोगों से पूछताछ कर जानकारी निकालना, जिसकी गवाही पीवीसी मॉल के शॉपकीपर और वहां के गार्ड ने दी, और मेरे घर पर फोन कर कि मेरी पत्नी को परेशान करना, चोरी छिपे भीड़ का फायदा उठाकर मेरे घर में घुसना, सबूत मेरे घर के सीसीटीवी में मिल जाएगा। कहते हुए अमित का दो तीन मुक्के और जड़ दिए। जवाब में उसने भी हाथ उठाया, पर राजवीर ने उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिया और अमित की चीख निकल गई। ये रहा मेरी पत्नी को छूने का अंजाम, अमित से बोला और फिर तेज आवाज में, और मेरे बेटे को किडनैप करने की कोशिश जिसमें मेरी पत्नी पर जानलेवा हमला किया गया। कहकर अमित का सर जोर से पीछे दीवार पर दे मारा। सुमित ने चीखते हुए अपना सर पकड़ लिया और वहीं पर बैठ गया। राजवीर उसके पास बैठते हुए धीरे से बोला, तेरी सारी असलियत जानता हूं। मेरी जान से उसके जीने का सहारा छिनेगा, उसके पहले जान से मार दूंगा तुझे। दर्द से बेचैन अमित ने उसकी तरफ देखा। तेरे किए की सजा मिलकर रहेगी तुझे, उसी के लिए तो यहां लाया गया था। राजवीर ने कहा तो अमित की आंखें चौड़ी हो गई। राजवीर मुस्कुराया और बोला, क्या लगा तुझे चमत्कार हुआ और तुझे अमृता का पता चल गया? कहकर समीर की आंखें तरफ इशारा किया। समीर मुस्कुराकर देख रहा था। अचानक से अमित की आंखें फैल गई, जैसे वो कुछ कहना चाह रहा हो। हुआ क्या था? एक दिन अमित दुकान से सामान लेकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहा था, तभी उसने अमृता का नाम सुना। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो एक आदमी अमृता और राजवीर कहते हुए आगे आ रहा था, जो एकदम उससे टकरा गया। सॉरी भाई साहब, समीर ने कहा और आगे बढ़ गया। आवाज देने लगा, कुशल, राज रुको। कुशल का नाम सुनते ही अमित चौंक गया।
उसकी नजर नीचे गिरे पर्स पर पड़ी और उसने उठाकर देखा। उसमें अमृता और कुशल के साथ किसी आदमी की फोटो थी और अमित की आंखें चौड़ी हो गई। वो समीर को आवाज देते हुए उसकी ओर लपक गया। ए सुनो, रुको, ये देखो तुम्हारा पर्स गिर गया शायद, रुको। समीर ने कनखियों से देखा और मुस्कुराते हुए अपने कदम धीमे कर दिए। अमित भागते हुए उसके पास आया और उसका रास्ता रोकते हुए बोला, कब से आवाज दे रहा हूं, तुम्हारा पर्स गिर गया शायद। ओह, मैंने ध्यान नहीं दिया, थैंक यू, कहकर समीर ने पर्स की तरफ हाथ बढ़ाया, पर अमित ने पीछे हटते हुए तस्वीर पर उंगली रखकर बोला, ये कौन है? ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरी भाभी और उन दोनों का बेटा। यहाँ के नहीं लगते हो। अमित बोला, जी ऊटी से आया हूँ। ऊटी से यहाँ क्यों? भाभी का मायका है ना, तो यहाँ के वो लोग मिलने आए थे, मैं भी उनके साथ आ गया। मायका कहाँ पर? मतलब किसके घर से आ रहे हो? अरे वो उनके भाई का नाम है, हाँ हाँ श्रवण। और मैं चलता हूँ, वो लोग निकल जाएंगे, हमारी फ्लाइट है, मेरा पर्स दे दीजिए, कहकर समीर ने उससे पर्स लिया और थैंक यू बोलकर वहां से चला गया। सब याद करके अमित की आंखें फैल गई। उसने उठाना चाहा पर राजवीर ने उसके घुटने पर अपना पैर रख दिया। दर्द से कराकर उठा तो राजवीर ने उसके मुंह पर एक आखिरी घूंसा जड़ते हुए बोला, आगे से मेरी पत्नी और मेरे बच्चे के आसपास भी दिखा तो वहीं जान से मार दूंगा तुझे, कहकर उठा। अमित अपनी खस्ता हालत के साथ वहीं पर जमीन पर लुढ़क गया। राजवीर अमृता के पास आकर उसकी हथेलियां थाम कर उठाते हुए बोला, समीर, इलाज करवा देना एंड मेक श्योर कि जल्दी बाहर न आए। समीर ने पलकें झपका दी और राजवीर अमृता के लिए बाहर निकल गया और अमृता बिना किसी प्रतिक्रिया के चले जा रही थी। राजवीर ने उसे गाड़ी में बैठाया और दूसरी तरफ आकर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ा दी। इधर समीर सब बातें करके वहां से सारे पेपर्स फाइल ले रखकर बाहर आ गया और जहां रू उसका इंतजार कर रही थी। चले गई? समीर ने पूछा। पर मुझे अमृता की चुप्पी से घबराहट हो रही है। डोंट वरी, राज संभाल लेगा, चलो, समीर ने कहा और दोनों आकर गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल गई। राजवीर ने गाड़ी पार्क की और आकर अमृता की तरफ स्पेस और दरवाजा खोला। अमृता चुपचाप बैठी रही। पूरे रास्ते वो खामोश रही। राजवीर ने एक जगह गाड़ी रोककर उसे अपने गले से लगा लिया, पर अमृता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। फिर राजवीर ने उससे बात करने की कोशिश भी नहीं की। घर आ गया अमृता, राजवीर ने कहा तो खाली आंखों से उसकी तरफ देखा और बाहर आई। बिना रुके सीधे अंदर चली गई। बलबीर जी और ध्रुवी बच्चों के साथ बाहर ही बैठे थे। वो उठकर उसके पास आई। अमृता उन्हें देखे बिना कमरे की ओर बढ़ गई। राजवीर ने देखा तो बोला, वो ठीक है, थोड़ा थक गई है, कहकर राजवीर कमरे में आ गया और कुशल और मेशी को उसके पीछे जाने को होते हुए ध्रुवी ने उन दोनों को चेहरे के भाव देखकर बच्चों को रोक लिया कि मम्मा फ्रेश होकर वहीं पर आएगी। इधर राजवीर कमरे में आया तो अमृता वहां पर नहीं थी। बाथरूम का दरवाजा बंद था। अंदर से पानी की आवाज आ रही थी और वो समझ गया कि अमृता अंदर ही थी। इतनी देर से अमृता अंदर क्या कर रही थी? क्या वो दोबारा से कोई और नया कदम उठाने की कोशिश कर रही थी? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारी इस कहानी के साथ। दोस्तों, प्यार की सरहदों के 82वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लग रही है तो हमें एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं कहानी। ध्रुवी और बलबीर जी बच्चों को संभालते हुए बाहर लॉन में ही रुक गए। समीर और रू घर पर पहुंचे तो बच्चे उसकी तरफ भागे। बच्चों को लाड करते हुए रू ने ध्रुवी और बलबीर जी की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर क्या हुआ जानने की बेचैनी साफ दिख रही थी। उसने समीर की तरफ देखा तो उसने आश्वासन में पलकें झपका दी और रू बच्चों को लेकर अंदर चली गई। बलबीर जी समीर की तरफ देखा, बैठिए सब बताता हूँ, समीर ने बैठते हुए कहा तो ध्रुवी और बलबीर जी खाली चेयर्स पर बैठ गए। सब ठीक है ना? बलबीर जी ने पूछा। जी सब ठीक है। वो आदमी कौन था? समीर ने उनकी तरफ देखा और बोला, एक सन की। अमृता अपने माँ के पास रह रही थी। ये वहीं पड़ोस में रहता था और अमृता पर नजर थी उसकी। अकेले रहने वाली औरत पर तो सभी की नजर गड़ाए रहते हैं। ये उन्हीं में से एक था और उसे परेशान करता रहता था। बस कुछ भी करके उसे हासिल करना चाहता था। अमृता नहीं माने तो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और कुशल को भी नुकसान पहुंचाने की। किस तरह बच गई दोनों कब तक, यही सोचकर अमृता वहां से भागकर चली आई। पता नहीं कैसे उसे भी ढूंढते हुए यहां पहुंच गया, कहकर समीर चुप हो गया। मुझे लगा नहीं था कि कुछ तो बात है। उसके चेहरे का डर देखकर समझ गया था कि कोई तो बात है। बलबीर जी बोले, क्या हुआ उसका? छूटना नहीं चाहिए वो। राजवीर ने उसका इंतजाम कर दिया, आसानी से नहीं छूटेगा वो। राजवीर, वो वहां कैसे पहुंचा? और ये बात बलबीर जी के साथ ध्रुवी भी चौंक गई। उसे सब याद है, वो कभी कुछ भूला ही नहीं था। वो तो अमृता उसके साथ रह सके ताकि वो उसके मन से सारी कड़वाहट निकाल और फिर से जीना सिखा सके। इसके लिए एक नाटक खेला था। फिर तो अमृता को सब पता चल गया होगा। क्या करेगी अब वो?
कहीं नाराज होकर घर छोड़कर चली तो नहीं जाएगी? ध्रुवी एकदम से बोली। गॉड नोज। और समीर ने उसकी तरफ देखकर ठंडी सांस भरी। बलबीर जी चुपचाप किसी सोच में उलझे थे। शायद सब अच्छा हो और ये प्रार्थना कर रहे थे। आधे घंटे से ऊपर हो गया पर अमृता बाथरूम से बाहर नहीं आई। राजवीर को चिंता हो रही थी और घबराहट भी कि जाने अमृता के मन में क्या चल रहा हो। बैठे बैठे उसके बाहर आने की राह देख रहा था कि उससे बात कर सके, पर वो बाहर नहीं आ रही थी। जिस मनस्थिति में इस वक्त गुजर रही थी उसे किसी की जरूरत तो थी, पर राजवीर जानता था कि वो कभी किसी पर अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करेगी। वो बनना चाहता था, उसका सहारा समेट लेना चाहता था अमृता, पर अंदर ही अंदर घुट कर रह जाएगी और उसके आगे कभी नहीं बिखरेगी। पर राजवीर का सच जान चुकी थी, उस पर जाने कैसे रिएक्ट करेगी। अपने मन में बहुत सी बेचैनियां लिए उसने बाथरूम का दरवाजा नॉक किया और बोला, बहुत देर हो गई जान, प्लीज बाहर आ जाओ। आई एम वरीड अबाउट यू, प्लीज कम। आई नो मैंने हर्ट किया तुम्हें, पर बाहर आ जाओ, बीमार पड़ जाओगी। कहकर राजवीर ने फिर से नॉक किया, पर कोई जवाब नहीं आया। जान सुनो ना, प्लीज ओपन द डोर। मैं राजवीर बोल ही रहा था तभी पानी की आवाज आना बंद हो गई, पर दरवाजा नहीं खुला। जान प्लीज लीव मी अलोन फॉर अ वाइल। अंदर से सर्द सी आवाज आई। राजवीर को बुरा लगा, पर हाँ में सिर हिलाकर बोला, ओके। कहकर वो कमरे से बाहर निकल गया। शाम को से रात हो गई, अमृता कमरे से बाहर नहीं आई। रो और ध्रुवी उसे डिनर के लिए बुलाने गई, पर वो नहीं आई और न ही किसी की जिद पर भी कुछ खाया। उस पर से किसी से बात करने को भी तैयार नहीं थी। राजवीर ने उन्हें मना किया कि वो नहीं मानी। अंदर ही अंदर तो मन उसका बेचैन था, पर शायद इस वक्त वो सच में अमृता को समय चाहिए था। खाने के बाद बच्चे भागकर अपने कमरे में चले गए। ध्रुवी ने कहा कि मम्मा की तबीयत ठीक नहीं, तो उन्होंने अमृता को परेशान नहीं किया। राजवीर ने देखा तो उठकर बच्चे केक कमरे की ओर बढ़ रहे थे और दरवाजे पर ही बच्चों की बातें सुनकर वो रुक गया। वो दोनों अमृता से बात कर रही थी। राजवीर समझ गया कि अमृता उनके पास है, तो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। वो सही था, अंदर का दरवाजा खुला था। उसने झांक कर देखा तो अमृता उन दोनों के पास बैठी उनके सर पर थपकी दे रही थी। चेहरे पर गहरी खामोशी थी, बस नकली मुस्कान के साथ दोनों की बातें सुन रही थी। राजवीर आकर काउच पर बैठ गया। बेचैनी और घबराहट से उसके पांव थरथरा रहे थे। को सोचते उठकर उसने अलमारी खोली। अमृता का सामान वैसे ही रखा था। ये देखकर सुकून के सांस ली और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। अमृता बच्चों के सर पर थपकी दे रही थी। कुछ ही देर में वो सो चुके थे, पर इसे बेखबर वो अपनी ही सोच में गुम थी। उसकी तंद्रा टूटी जब उसकी हथेली पर किसी का स्पर्श आभास हुआ। उसने गर्दन घुमाकर देखा तो राजवीर उसकी हथेली थामकर बैठा उसकी कलाई के निशान देख रहा था। फिर बिना किसी तरफ देखे उसकी धीरे धीरे उसकी चूड़ियां उतारने लगा। अमृता चुपचाप उसे देख रही थी, पर राजवीर के बिना उसके चेहरे की तरफ देखे उसकी कलाई की चोट पर दवा लगाने लगा। फिर उसकी तरफ नजर उठाई और अमृता उसे ही देख रही थी। आंखों में प्रश्नवाचक भाव से देखकर वो उठला और बोला, छत पर इंतजार कर रहा हूं, जल्दी आना। कहकर दरवाजे की ओर बढ़कर गया, पर वहां पर रुके बिना बोला, उम्मीद करता हूं इस बार मुझे मेरा पक्ष रखने का मौका मिलेगा। कहकर बाहर निकल गया। अमृता कुछ देर तक दरवाजे को देखते रही और आज का पूरा वाकया उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। आवाजें कानों में शोर कर रही थी और उसने अपने कानों पर हाथ रख लिया। राजवीर छज्जे के पास हाथ बांधे खड़ा अमृता की राह तक रहा था। सर्द हवा थी और एहसास लिए बह रही थी, पर यह भी इस वक्त राजवीर के मन में जलन मिटा नहीं पा रहे थे। अमित के कहे शब्द केवल अमृता के नहीं, राजवीर के कलेजे को भी भेद रहे थे। कानों में भी अभी तक चुभ रहे थे और कुछ देर बाद सीढ़ियों पर पड़ रही थाप ने राजवीर के मन को एक सुकून का एहसास करवाया। उसने मुड़कर नहीं देखा, बस कदमों की आहट से अमृता का अपने आस आना महसूस करता रहा। उसे कुछ दूरी पर आकर अमृता रुक गई। एक गहरी खामोशी पसरी थी, वहां शोर था तो बस हवाओं का। राजवीर वही छज्जे पर टिका जमीन पर बैठ गया और अमृता की तरफ देखकर बोला, बैठो। अमृता ने कोई जवाब नहीं दिया, वहीं खड़ी रही और कुछ देर के बाद वो छज्जे से टिक कर बैठ गई, पर राजवीर की तरफ नहीं देखा। जानता हूं बहुत कुछ चल रहा होगा तुम्हारे मन में मुझे लेकर। कहते हुए राजवीर ने उसकी तरफ गर्दन घुमाई। अमृता घुटनों को मोड़कर उसके इर्द गिर्द अपनी बाहें मोड़कर उसका चेहरा टिकाकर सामने देख रही थी। कुछ देर की चुप्पी के बाद फिर राजवीर बोला, जानता हूं सवाल नहीं करोगी तुम मुझसे, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही रहा है बिना सामने वाले का पक्ष जाने खुद के मन में सोच विचार कर नतीजे पर पहुंच जाना और सीधे फैसला सुना देना। पर मैं फिर भी सब कहूंगा, क्योंकि एक बार गलत फहमियों के चलते खो चुका हूं तुम्हें, अब की बार नहीं खोना चाहता। विश्वास करो या ना करो, पर मैंने जो भी किया सब मेरे लिए या तुम्हारे लिए नहीं किया।
हमारे लिए किया, कुशल और मिशी के लिए, हम सब के लिए किया। मिशी मुझसे जुड़ी है पर तुमसे मिलकर खुश रहने लगी। कुशल की जिंदगी तुम्हारी है और मेरे साथ उससे खुशी मिलती है। मेरी जिंदगी और मेरी सबसे ज्यादा खुशी तुमसे है। जिससे तुम्हें खुशी मिलती है मुझे भी मिलती है। हम सब एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और एक दूसरे के संग पूरे हैं। हम सबके लिए ऐसा मैंने किया। सब सच जानने के बाद निश्चय करके गया था कि तुम्हें मना कर रहूंगा। मेरी तो कोई गलती नहीं थी कि शायद तुम मान जाओ। तय करके गया था कि तुम्हें मना कर अपनी सारी अलग दुनिया बसाएंगे, सबसे कहीं दूर जाकर। पर तुम नहीं मानी। मेरी तमाम कोशिशें व्यर्थ हो गई। समझ नहीं आ रहा कि तुम इतनी पत्थर कैसे हो गई थी। मेरी तकलीफ, मेरा अकेलापन जान कर भी तुम्हें रत्ती भर फर्क भी नहीं पड़ा। मैं वापस आने के लिए निकल तो गया, पर मन जैसे आने को राजी नहीं था। लग रहा था कि जैसे कुछ ऐसा हो जो छुपा है और अपनी जिंदगी के इतने करीब आकर खाली हाथ कैसे लौट सकता हूँ। मैं वापस गया कि एक और बार कोशिश करूं। उस पर तुमसे मिला बिना निकला और बेचैनी थी। सोचा भी कि कामयाब न होऊं, पर कम से कम जाने से पहले एक नजर भर तुम्हें देख लूं। वापस आया तो नौकर ने बताया कि तुम शायद छत पर हो। तुमसे मिलने छत पर गया, जहां तुम रूह को सब बता रही थी, और मैंने सब सुन लिया। बहुत बुरा लगा जब तुमने कहा कि सब जानकर मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। ये सोचकर तुम्हें जितनी तकलीफ हो रही थी उससे ज्यादा कहीं मुझे हो रही थी। मानता हूं कि जिंदगी में तुमसे कदम कदम पर छल किया मैंने, तो नहीं किया। पूरी जिंदगी सिर्फ तुमसे प्यार किया। एक छोटी सी बात पर मेरा प्यार मिट जाएगा, ये सोच भी कैसे लिया। तुम्हें तड़पते देखा तो मन किया कि भागकर तुम्हारे पास जाऊं और सीने से लग कर खींच लूं तुम्हारी सारी तकलीफ। पर नहीं, नहीं चला गया। किस कदर रोका था खुद को मैं ही जानता हूं। पहले वाला राजवीर होता तो शायद, क्योंकि वो अधिक सोचता नहीं था। पर इस राजवीर को वक्त ने स्वयं कर निर्णय लेना सिखा दिया। तुम्हारी तकलीफ को कम करने के लिए पहले तुम्हारे मन में अपने लिए सो चुके प्यार को वापस जगाना जरूरी था। तुम्हारे अंदर खुद के लिए जीने की चाहत जगाना जरूरी था। तुम्हें इश्क की गहराई से रूबरू करवाना जरूरी लगा। तुम्हारे मन से हर तरह के डर को मिटाना जरूरी लगा, और इन सब के लिए तुम्हें अपने करीब रखना जरूरी था। ये कैसे करूं, सबसे पहले ये सोचना था। कोई तो रास्ता ढूंढना ही था मुझे। यही सोचकर मैं वहां से निकल गया। दिमाग में यही सब घूम रहा था, जिसके कारण ड्राइव करते समय सड़क पर मेरा ध्यान नहीं गया और एक्सीडेंट हो गया। डर गया था कि कहीं खुद के लिए ही तुम्हारे लिए मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें इन अंधेरों में कौन निकालेगा। बेहोश होने तक सिर्फ जहन में तुम्हारा आंसू से भरा चेहरा ही घूम रहा था। होश आए तो हॉस्पिटल में था। समीर से पता चला कि तुम हॉस्पिटल आई हो। उसी वक्त दिमाग में तुम्हें अपने पास रखने का तरीका समझ आया और समीर की मदद से मैंने यादाश्त जाने का नाटक रचा। यही एक तरीका बचा था मेरे पास, और शायद भगवान ने भी यही रास्ता सिखाया, क्योंकि जब ये सोच रहा था उसी वक्त मैं एक्सीडेंट का शिकार हुआ। तुम्हें मजबूर करके ही अपने पास रख सकता था, वरना मैं मर भी जाता तब भी तुम मेरे साथ रहने के लिए तैयार नहीं हो सकती। मेरी मौत का डर ही तुम्हें मेरे साथ रहने को मजबूर कर सकता था, और वही हुआ। तुम मेरे पास आई, मेरी पत्नी बनकर रहने लगी। जानता हूं कि ये सब बहुत मुश्किल था तुम्हारे लिए। जिंदगी बदल चुकी थी और फिर एकदम से सालों की जिंदगी जीना आसान नहीं है। मेरा प्यार जताना हर हाल पल तुम्हारी तकलीफ बढ़ाता था, और एक कसक दे जाता होगा कि मन में काश ये सब सच होता। उस समय हर समय सी साहब और समीर का सामना तुम्हारे पुराने जख्म हरे कर देता होगा। बहुत तकलीफ होती होगी उनको हर समय अपनी नजर के सामने देखकर, जिनके कारण तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल हुई। आसान मेरे लिए भी नहीं था। इतने वक्त के बाद तुम्हें देखकर हर पल तड़प उठता था। तुम्हें सीने से लगा लेने पर खुद की भावनाओं को बांध कर रखता था। तुम सोच भी नहीं सकते कि किस कदर मुश्किल था अपने बिछड़े हुए प्यार को इतने सालों बाद अपने करीब पाकर भी उससे दूरी बनाकर रखना। भावनाओं का समंदर उमड़ता था पर रोक लेता था खुद को। लेकिन ये करना जरूरी था ताकि तुम्हें मजबूत बना सकूं कि पूरी दृढ़ता के साथ किसी का भी सामना कर सकूं। सबसे ज्यादा खुद का, औरों की छोड़ो, तुम तो सबसे ज्यादा खुद से भागती आई हो। साथ ही यह परीक्षा थी मेरी कि जहां मुझे खुद को सीमित रखकर तुम्हें अपने प्यार का एहसास दिलाना था, और वो तुम्हें बिना असहज किए। राजर अपनी बात कह रहा था। अमृता चुपचाप उसे सुन रही थी। कई तरह की भावनाओं का आवागमन जारी था उसके अंदर, पर सबको जब्त किए बैठी थी। सांसें जब बोझिल होने लगी तो अपना चेहरा घुटनों में छुमा लिया और आंखों में ठहरी नमी को बह जाने दिया। साथ ही एक लंबी सांस छोड़ी। इधर सामने देखते हुए राजवीर अपनी बात जारी रखे हुए था।
इन सबके साथ एक और काम था जिसे समीर और रूह की मदद से अंजाम दे रहा था। तुम्हारे गुनहगारों की तलाश शुरू कर दी थी। रूह को भी तुम्हारे घर परिवार के बारे में ज्यादा पता नहीं था। कुशल से तुम्हारे पिता का नाम, शहर, उसका स्कूल सब पता किया और समीर ने एक प्राइवेट डिटेक्टिव को इस काम पर लगाया। कुछ ही दिनों में तुम्हारे परिवार की सारी डिटेल मिल चुकी थी। अब उस इंसान को तलाशना था जिसके चलते तुम मुझसे मुंह मोड़ कर बैठी थी, पर कैसे? उसके नाम के अलावा कुछ भी जानकारी नहीं थी। फिर तुम्हारे मुंह से सुना कि तुम्हारे परिवार वाले लालची किस्म के हैं। तुम्हारी भाभी को पकड़ा और कुछ पैसों का लालच दिया तो अमित की पूरी कुंडली खोल दी। फिर एक आदमी को उसके पीछे लगा दिया। वो हर पल उस पर नजर गड़ाए हुए था। अब बस इंतजार था उस पल का जब तुम्हारे अंदर खुद के जीने के लिए चाहत देख सकूं, तब उस इंसान को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर सकूं। और देखो, मेरी मेहनत रंग ला रही, खींच रही हो मेरी ओर, सोच रही हो आने वाले जिंदगी के बारे में, मुझ पर भरोसा भी करने लगी हो। उस दिन जानबूझकर करीब गया था तुम्हारी, और तुम्हारा विरोध न करना बता गया कि मुझे अब तुम्हारे दिल में मुझे लेकर कोई संशय नहीं। जो कुछ भी रूह ने कहा तुमने, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट था मेरे लिए। तुम खुद के लिए सवाल कर रही थी और क्या कहूं, तुम्हारे लिए सब शब्दों में कह रही थी। अब अगर कुछ बाकी था तो तुम्हारे मन से डर बाहर निकालना था कि मुझे सब सच पता लगने पर भी मेरे प्यार में रत्ती भर भी कमी नहीं आई, बल्कि इज्जत बढ़ गई तुम्हारी। कितने दर्द से गुजरने के बाद भी तुम कुशल के लिए पूरी जिंदगी संघर्ष करते हुए जीना चाहती हो। साथ ही कुशल को खो देने का डर भी हमेशा हमेशा के लिए निकालना था। मैंने समीर को फोन किया और आखिर काम को अंजाम देने के लिए कहा। अमित यहाँ नहीं आया, उसे मैं लेकर आया। उसे कदम कदम पर तुम तक पहुंचाने के क्लू देता गया। आसान कर दिया उसके लिए सब कुछ, वरना यहाँ आने के बाद भी इतने बड़े शहर में किसी तक इतनी आसानी से पहुंच पाना बच्चों का खेल नहीं। उसका मॉल में आना, मेरा तुम्हें तेज आवाज में पुकार कर तुम्हें उसकी नजर में लाना, सब प्री प्लान था। पार्टी में बड़ी आसानी से वो घर के अंदर आया जहां तुमने उसे देखा। मैं चाहता था कि तुम देखो और सामना करो अपने डर का, पर रात को जैसे तुम अधीर हुई थी, एक पल को विश्वास डगमगा गया था मेरा। डर लग रहा था कि कहीं मेरा सोचा हुआ सच नहीं हुआ तो, कहीं सब ठीक करने की चाह में कुछ गलत ना हो जाए मेरे हाथों से। साथ ही तुम्हारी बात ने बता दिया कि विश्वास करती हो मुझ पर, प्यार भी करती हो, तो खुद पर विश्वास बढ़ रहा था और मन कर रहा था कि बस थोड़ा सब्र और। यह सब्र करना भी बहुत मुश्किल था। उसे देखकर ही मन किया कि जान ले लूं उसके, पर खुद को किस कदर रोका। मैंने चाहा था कि यह डर तुम्हारे मन से खुद को मिटा सकूं, सामना करो उसका, हराओ उसे, और वो हुआ। तुम लड़ी उससे, अब आगे मेरी बारी थी इस डर को हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे मन से मिटा दूं। अब अपने डर से आजाद हो तुम अमृता। चाहे जो मैंने किया उसके लिए मुझे माफ न करना चाहो, तब भी तुम्हारे बेटे को अब तुमसे कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि अब वो हर तरफ से तुम्हारा बेटा है। कहकर उसने अमृता की तरफ देखा जो चेहरा घुटनों में छिपाए बैठी थी। इतना सब सुनने के बाद भी अमृता की इस तरह से कोई प्रतिक्रिया न देना राजवीर का दिल तोड़ रहा था। वहीं अमृता ने अपनी आंखें कसकर मीच ली, और कुशल हमेशा उसके पास रहेगा यह सुनना ही उसके रूह को सुकून दे गया था। इससे बढ़कर जीवन में वो कुछ चाह भी नहीं सकती थी। आंखें और अविरल धारा बह रही थी और जिसे राजवीर से छुपाए उसी तरह बैठी रही। कुछ देर चुप बैठकर उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करता रहा। फिर राजवीर आगे बोला, नहीं जानता सब जानकर क्या फैसला होगा तुम्हारा। हो सकता है फैसला लेकर बैठी हो और मेरी बात सुनकर वो भी फैसला न बदले, पर एक कोशिश करना चाहा मैंने और एक कोशिश की, इस उम्मीद से कि शायद तुम समझो मुझे। मुश्किल से, क्योंकि अगर समझते मुझे तो कभी ये ना सोचते कि तुम्हारे बारे में सब जानकर मैं तुमसे मुंह मोड़ लूंगा या तरस खाऊंगा तुम पर। बहुत अफसोस होता है कभी कभी कि मैंने तुम्हारे दिल में अपने लिए प्यार तो जगा दिया, पर तुम्हारा भरोसा कभी नहीं जगा सका। कभी कमी शायद मुझ में ही होगी। था अभी तो मैं बेपरवाह किस्म का, अपने ही कहता था, शायद इसलिए ही तुम्हें खो दिया मैंने। पर क्या सारी गलती मेरी थी? मानता हूं मैं जरा बेवकूफ और बेसब्र रहा हूं। किसी भी बात पर बिना सोचे समझे तुरंत रिएक्ट कर जाता था। पर मेरा विश्वास तुम पर अभी भी कमजोर नहीं था। बस किस जगह क्या बात करनी है ये परिपक्वता नहीं थी मुझ में। सच तो यह है कि अमृता, कि अपने खोल से बाहर निकल कर न तुम कल मुझे समझ पाई और न आज। काश भी कभी समझ पाती मुझे, काश। राजवीर के शब्दों में उसका दर्द छलक आया था। आखिर की लाइन सुनकर अमृता खुद को रोक नहीं पाई और उसकी तरफ देखा। दोनों की नजरें टकरा गई। एक जैसी लाली और एक जैसा दर्द दोनों की आंखों में था। राजवीर अपनी नम आंखों से उसकी आंसू भरी आंखों में देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मेरी आंखों में प्यार नहीं दिखाई देता जान?
तुम्हारी दुनिया में सब है पर मेरी दुनिया में सब सिर्फ तुमसे है। तुम्हारे बिना गुजारे ये साल एक सजा की तरह बीते हैं। क्या एक बार पिछली जिंदगी भूलकर मुझे मौका नहीं दे सकती? तुम्हारा नहीं पता, पर तुम्हारे बिना मैं कल भी अधूरा था और आज भी। हाँ, झूठ बोला मैंने तुमसे, पर क्यों बोला, इस पर विचार करो एक बार। सच बोलता, पर क्या कभी आती तुम मेरे पास? हमेशा सच बोला, पर मैंने क्या पाया? कुछ भी नहीं। आज पहली बार कुछ पाने की चाहत में झूठ बोला है। मेरे झूठ के प्यार देखने की कोशिश करो। क्यों हम सब भूल नहीं सकते? क्यों शक को मन में जगह दे रहे हैं? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती? और जब मैं मिशी को अपना सकता हूं, जो हर पल मुझे बनुबा के धोखे की याद दिलाती है, तो फिर तुम्हें क्यों नहीं, जबकि तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बीते हैं। तन को छूकर तो हवा भी गुजरती है, पर जब तक वो मन को ठंडक न दे उसकी कोई अहमियत नहीं। धूप भी जब तक मन को गमराहट गर्माहट न पहुंचाए तो उसकी तन पर पड़ने का कोई मतलब नहीं। तन पर हुए स्पर्श का कोई भी वजूद नहीं जब तक रूह को न छुआ जाए। ये ठीक वैसे है जैसे बिना भाव के पूजा कोई अर्थ नहीं। किसी के हो जाने में और किसी के हो जाने देने में बहुत फर्क है जान। तुम सिर्फ मेरी हुई, तन से भी और मन से भी। अमृता के लिए अब खुद को रोकना पाना मुश्किल हो रहा था। मन में हर दर्द, हर तकलीफ का ज्वार भाटा उठ रहा था, जो आंखों के रास्ते बाहर आने को उद्विग्न था। किसी लंबी लंबी सांस लेकर खुद को जब्त करने की कोशिश कर रही थी। मेरे कारण तुम्हारे साथ जो हुआ उसमें मेरी क्या गलती थी जान? मैंने तो टूट कर चाहा तुम्हें, और अगर तुम कुशल को इतना प्यार कर सकती हो, जबकि उसके पिता ने तुम्हें कभी न भूलने वाले जख्म दिए, फिर मुझे मेरे पिता के किए की सजा क्यों जान? राजेर ने कहा। उसकी आंखों की नमी छलक आई और साथ ही अमृता की भी। खुद अब दोनों ही अपनी शक्ति खो रहे थे। लग रहा था मानो किसी ने शरीर से वाणु प्रयाण ही खींच ली हो। अमृता एकदम से उठी और बिना कुछ बोले पलटकर रेलिंग पर हाथ रखकर खड़ी हो गई। गला चौक हो गया था बुरी तरह। लग रहा था जो सांस रुक जाएगी। इधर राजवीर की भी वही हालात थी। सब कह गया था वो, पर अब कुछ कहने को नहीं था उसके पास। अमृता की चुप्पी अब और बर्दाश्त नहीं हो रही थी उससे। वो उठकर खड़ा हुआ और अपनी पूरी ताकत जुटाकर वहां से जाने के लिए कदम बढ़ा दिए, पर गिनती के कदम बढ़ाए थे कि अमृता की आवाज उसके कानों से टकराई। बचपन से मैंने जब पहली बार माँ से अपने पिता के सौतेले बर्ताव की शिकायत की, तब माँ ने कहा था कि उन्होंने हमें छत दी है, 2 वक्त की रोटी उनके रहमो करम से मिल रहा है। हमें थे उनकी चंद बातें सह जाऊं अपनी माँ के लिए। उनके बारे में सोचकर माँ के लिए सहने लगी। बचपन से लेकर जवानी तक का सफर तय कर लिया सहते सहते। माँ के बारे में सोचकर उनके लिए जब से होश संभाला, तब से ही जब से माँ के चेहरे पर, बदन पर चोटों के निशान देखती थी तो मन करता कि उन्हें लेकर कहीं चली जाऊं, पर कहाँ जाती। मैं बच्ची थी और माँ कमजोर, तो सब नजरअंदाज करती गई। दिल रोता था, पर आंसू छुपाते छुपाते उन्हें पीना सीख गई माँ के लिए। उसके बारे में सोचकर अपने पैरों पर खड़ी होकर उन्हें वहां से निकालना चाहा, पर मेरी शादी करवा देनी चाहिए सबने, और माँ ने मुझे घर से चलने को कहा कि मैं जाकर अपने सपने पूरे करूं। उनके लिए, उनके पूरे बारे में सोचकर सबको बताऊं कि उनकी परवरिश में कोई खोट नहीं। मैंने घर छोड़ दिया और खुद को एक खोल में कैद कर लिया, अपनी माँ के बारे में सोचकर कि कोई उनकी परवरिश पर उंगली ना उठा सके। रू और रिया एक परिवार दिया और छोटा सा था, पर उनसे जानना था कि कोई मुझे प्यार कर सकता है। मेरे कारण जब उनका अस्तित्व, उनकी अस्मिता खतरे में पड़ गई, तो खुद के आंचल में दाग लगवा लिया उन दोनों के बारे में सोचकर। सिंह साहब ने अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगी, कहा कि चली जाऊं सब छोड़कर, अगर मैं सच में आपका भला चाहती हूँ। चली गई, अपने सपनों की, अपने प्यार की बलि चढ़ा दी। अब आपके आपके बारे में सोचकर कुशल मिला, उसके साथ जीने की कोशिश करने लगी, फिर हर बात में उसके लिए सोचती चली गई। नर्क सी जिंदगी अपना ली कुशल के बारे में सोचकर। फिर एक दिन उसी के बारे में सोचते हुए उस नर्क रूपी घर को छोड़कर सड़क पर आ गई। जिंदगी के लड़ते झूंझते कट रही थी जिंदगी, अपने लिए नहीं, अपनी माँ और अपने बच्चों के लिए। फिर से वही दुत्कार सहने लगी उन दोनों का सोचकर। आपके एक्सीडेंट के बाद आपके पास रहने को आई, फिर से आपके बारे में सोचकर। यहाँ रहते हुए आगे बढ़ने का फैसला किया, कुशल और मेसी के बारे में सोचकर।
हर बार किसी न किसी बारे में सोचती रही, खुद के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं। कभी सोचती तो कोशिश करती खुद को समझने की, अपने चाहतों को समझने की, पर कभी सोचा ही नहीं। खुद को समझा होता तो कभी ना किसी और को समझने की कोशिश करती। अमृता ने पीछे मुड़कर राजीव की तरफ देखा। बड़ी मुश्किल से शब्द निकल रहे थे उसके, शरीर में कंपन हो रही थी और शब्द लड़खड़ा रहे थे। कभी सोचा ही नहीं खुद के बारे में, कभी समझा ही नहीं खुद को कि कैसे समझती आपको। जिसका खुद पर आत्मविश्वास कमजोर होता है उसे हर जगह कमी दिखती है। जो पाया उसकी खुशी महसूस बाद में होती है, उसे खो देने का डर पहले। यही मेरे साथ था। आपके साथ यहाँ रहना आसान नहीं था मेरे लिए। हाँ, उठती थी हर पल में टीस की काश, काश ये सब सच होता। न चाहते हुए चाहते पनपने लगती थी मन में। करवटें लेने लगते थे वो अरमान जिन्हें कब का दफन कर चुकी थी मैं। भाग जाना चाहती थी ये सब छोड़कर, दूर कहीं पर भागी नहीं। आपके बारे में सोचकर आज भी अपने बारे में नहीं सोच रही हूँ कि चली जा यूं सब छोड़कर तो कुशल की मुस्कान खो जाएगी। मिशी जो इतनी कम उम्र में जिंदगी से बेजार हो चली थी, उसने मेरे कारण जीना सीखा, खुश रहने लगी। वो चली गई तो उसकी उम्मीद फिर टूट जाएगी, वो फिर भटक जाएगी। और सोच रही हूँ कि चली गई तो आप कैसे रहेंगी। एक बार पहले भी किसी की और गलतियों की सजा देकर चली गई थी आपको। इस बार आपकी नेक नियत और आपकी अपनी कमजोरी की सजा दे जाऊं। कभी माँ, कभी रू, कभी कुशल, कभी मिशी और कभी कभी आप। सबके बारे में सोचती रही, अपने बारे में कब सोचा? कभी नहीं। तो मेरे मेरे बारे में आप सोच लीजिए ना राजी। क्यों? क्योंकि ये काम तो हमेशा से आपने ही तो किया है। अमृता के शब्द अटक रहे थे। वो राजीव की तरफ देख रही थी और आंखों से आंसू बहने लगे। गला तो राजीव का भी भर आया था। सोच लीजिए, सोच लीजिए ना मेरे बारे में। थक गई हूं चलते चलते, अब ठहरना चाहती हूँ। अपनी अपने पनाह में ले लीजिए राजीव। खोखली हो चुकी हूं अंदर से, इससे पहले कि पूरी तरह ध्वस्त हो जाऊं। थोड़ा सा प्राण फूंक दीजिए मुझ में राजीव। अमृता बुरी तरह कांपने लगी। राजू ने सुना तो लंबे डंग भर कर उसके पास आया और उसे संभाल लिया। अमृता ने गर्दन उठाकर उसकी तरफ देखा, सीने के पास से उसकी शर्ट पकड़कर बोली, आपको शिकायत रही ना हमेशा से कि मैं कभी मन की बात कहती नहीं। आज कहती हूँ कि बहुत प्यार करती हूँ आपसे, बहुत। केवल आप ही नहीं कि मैं अधूरी हूँ आपके बिना एक एक पल मर मर के काटे हैं मैंने। कुशल न होता तो शायद शायद मर भी गई होती। चुप, राजीव कहकर उसे गले से अपने सीने से लगा लिया। गला इस तरह चौक था कि कुछ शब्द नहीं फूट रहे थे। वहीं अमृता उसके सीने से लगते ही पूरी तरह बिखर गई थी। रोते ही शक्ति विहीन से नीचे गिरने लगती। राजीव ने उसे संभाला पर वो जमीन पर बैठ गई। राजीव ने उसे संभालते हुए वहीं पर बैठा दिया। जिंदगी की आजमाइशों से थक गई हो राजवीर, अब बस और नहीं लड़ सकती। संभाल लीजिए मुझे, मुझ में ताकत नहीं अब। उसकी आंखें बोझिल होने लगी थी और शब्द भारी। राजू ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया था। धीरे धीरे अमृता शांत होने लगी और राजू उसे खुद से अलग करने को हुआ कि नीचे ले जाकर सके, पर अमृता उसकी शर्ट को कसकर पकड़ते जकड़ते हुए बोली, खुद से अलग मत कीजिए राजू, बहुत तरसी हूँ आपके प्यार के लिए, सुकून पाने दीजिए इन बाहों में, अलग मत कीजिए प्लीज। राजू ने उसे अपने बाहों में समेट लिया।